Hello young physics learner, welcome to my class and today I am going to discuss these three topics: Curie law, hysteresis and electromagnetic permanent magnet. Okay, we have discussed in my last class about the dia, para and ferromagnetic substance. उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंस बताया था इन मटेरियल्स के बीच में एंड इन कॉन्टिन्यूटी विद दैट टॉपिक वी विल डिस्कस दीज थ्री टॉपिक्स. तो उसमें मैं उसको टेबुलर फॉर्म में बना देती हूँ. जो टर्म्स आपने पढ़े थे, वन टर्म जो फॉर्मूला आया था दैट वाज 1 + जाई. जाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ससेप्टिबिलिटी. इसमें अगर आप डाया, पैरा, फेरो की कंसिडरेशन लेते हो, डाया, पैरा एंड फेरो, इफ़ यू आर टेकिंग द कंसिडरेशन, तो जाई की केस में अगर देखो तो जाई इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ डाया, Xi is positive in case of para and it is very positive in case of ferro. Positive और very positive means same है. meaning क्या है कि इसमें वैल्यू कम होती है Xi की, इसमें वैल्यू कंपेरेटिवली ग्रेटर होगी. नेक्स्ट केस अगर आप देखो तो relative permeability, जो इसमें रिलेशन आता है relative permeability is equal to 1 + Xi. यहाँ पर अगर Xi नेगेटिव है तो relative permeability 1 से कम आएगी. श्योर है ना? ये 1 में से कोई चीज़ माइनस हो रही, कोई टर्म माइनस हो रहा है 0.3, लेट इट बी 0.3 टर्म अगर माइनस हो जा रहा है तो ऑब्वियसली 1 से वैल्यू कम हो गई. सो रिलेटिव परमेबिलिटी इन केस ऑफ डाया दिस इज़ लेस देन 1 होता है. यहाँ पर इस केस में क्या होगा? रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन 1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बट इट मस्ट बी 1 + एप्सिलॉन. इट मस्ट बी लेस देन 1 + एप्सिलॉन. ठीक है, ये एप्सिलॉन क्या है? दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ये आपने पढ़ा हुआ है. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ वेरी ग्रेटर देन 1. ओके, दैट इज़ द केस. नेक्स्ट वन इज़ परमेबिलिटी. परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में रिलेशन क्या है? दैट रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ परमेबिलिटी ओवर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम की हम बात कर रहे हैं, यानी ये जो डाया और पैरा और फेरो सब्सटेंस लिए गए हैं इनकी परमेबिलिटी कितनी होगी. तो यहाँ पर अगर रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू आ चुकी है, μ0 नोन वैल्यू होती है 4π10⁻⁻⁷, तो उस बेसिस पर आप यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ मीडियम को पुट कर सकते हो. सो इट इज़ बिकॉज इट इज़ लेस देन 1. ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी ये लेस देन 1 है, तो ये श्योर है कि परमेबिलिटी इज़ लेस देन permeability of free space. Remember this, it is very important aspect. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? बहुत कम है अपने आप में. और इसमें क्या है कि जो मीडियम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की परमेबिलिटी है वो फ्री स्पेस से भी कम हो जाती है. ठीक है, यानी कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक तरीके से बहुत ही फीबली मैग्नेटाइज्ड है, इनका मैग्नेटाइजेशन पता भी नहीं चलता है, बट ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं. ठीक है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसको हम इंक्रीज़ भी करा सकते हैं, बट इनका मैग्नेटाइजेशन बहुत वीक होता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था दैट सुपर कंडक्टर आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. हियर नेक्स्ट केस इज़ पैरा. पैरा के केस में अगर रिलेटिव परमेबिलिटी से देखोगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन 1. दिस रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स म्यू इज़ ग्रेटर देन μ0 हो जाएगा. सो म्यू इज़ ग्रेटर देन μ0 and it is very greater than 1, that means mu is very greater than μ0. तो ये 3 conditions निकल कर के आती हैं on the basis of 3 properties of physical properties of dia, para and ferromagnetic substance. One is Xi, susceptibility, magnetic susceptibility, relative permeability and permeability of the substance. So note it down. You can write it in your copy so that you may use it afterward and you can compare these type of substance. Got it? ये relation था that I is equal to Xi H. I क्या है? Intensity of magnetization. This is, ये बहुत important है, मैंने उस समय भी बताया था कि because it will be useful in all 3 cases. Intensity of magnetization. ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के. इस तरीके से बना था. तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म यूज़ हुआ दैट इज़ Xi. लेकिन ये कांस्टेंट टर्म परफेक्टली कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है. Xi इज़, रिमेंबर दिस, परमेबिलिटी दैट ससेप्टिबिलिटी इज़
टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे आपने कंडक्टर के केस में पढ़ा था, रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, बट रेजिस्टिविटी कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। हियर द सेम थिंग, जाई कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल की, जाई नेगेटिव है तो डाया है, पॉजिटिव है तो पैरा या फेरो है। तो जाई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक सब्सटेंस की, बट इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, यानी टेम्परेचर के चेंज होने पर ये सब्सटेंस की जाई वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो I इज इक्वल टू जाई एच होता है। सो टेम्परेचर के बेसिस पर क्यूरी ने, पेरे क्यूरी ने क्यूरी लॉ दिया था। सो उसके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे पेरे क्यूरी ने क्यूरी लॉ दिया, दैट ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेम ओनली, क्यूरी लॉ सेज दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अप्लाइड सब्सटेंस, जो जैसे सोलेनाइड का एक केस लिया था, एक आयरन पीस को अगर सोलेनाइड के अंदर डाल दिया जाएगा तो वो आयरन पीस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट गेन करेगा। ठीक है, यू हर्ड इट। सो दिस वन इज़ आयरन पीस और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी ये एक मैग्नेट में कन्वर्ट होगा। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnetic field. Which magnetic field? Applied magnetic field, and is inversely proportional to the temperature. Temperature इस आयरन पीस का अगर राइज अप करेगा तो राइज अप होने पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगा। ठीक है, सो यहाँ पर टेम्परेचर तो राइज अप होगा, श्योर है, बिकॉज आपको पता ही है कि जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आता है, कोलाइजन इम्पैक्ट हो रहा होगा मटेरियल के अंदर। जैसे टेम्परेचर राइज अप होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स हैं वो रैंडमली मूव करना शुरू करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, दैट एनहांसेस द टेम्परेचर। सो दैट इज़ वाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो मैग्नेटिक इफेक्ट यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है टेम्परेचर के। सो दैट इज़ अ क्यूरी लॉ हियर। इसको प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे। आप यहाँ C यूज़ कर सकते हो क्यूरी के बेसिस पर, B डिवाइडेड बाई T। हियर T इज़ द टेम्परेचर। नाउ I, you know that I is equal to xi h. So xi h, ये क्यूरी लॉ हो गया आपका। This C is known as Curie constant। ठीक है, xi h is equal to C B divided by T। So xi is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C B by H divided by T। और B by H, B और H में भी आपने रिलेशन पढ़ा था, that relation was C B by H को हम कहते हैं म्यू डिवाइडेड बाई टी। B इज इक्वल टू म्यू एच था रिलेशन। सो आप मेरे पिछले टॉपिक में देख लेना, पिछले वीडियो में। सो B बाई H इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा, वेयर म्यू इज़ व्हाट, इट इज़ द परमेएबिलिटी ऑफ दिस आयरन मीडियम विच वी हैव पुट इट इनटू द सोलेनाइड, इनसाइड द सोलेनाइड हियर। सो xi इज इक्वल टू दिस C म्यू बाई T। That means susceptibility is inversely proportional to temperature and susceptibility is directly proportional to permeability. If permeability is more, as मैंने जो आपको टेबल बनाई थी, as in accordance with that table, that susceptibility increases with permeability of the medium। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। आयरन, कोबाल्ट जैसे मटेरियल की परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1000 होती है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। सो बहुत हाई होने की बेसिस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी भी वेरी ग्रेटर देन 1 आएगी, और जो आपका टेबल में आ रहा था। सो दैट इज़ वाई ससेप्टिबिलिटी जो है वो परमेबिलिटी यानी मीडियम हम कैसा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली आयरन पीस में जो मीडियम है, आयरन मीडियम है या कोबाल्ट निकल है, ये सारे के सारे मीडियम की परमेबिलिटी बहुत हाई है। इसकी बेसिस पर उनकी ससेप्टिबिलिटी भी हाई हो जाती है एंड दे आर कंसिडर्ड एज वेरी गुड मैग्नेट। वी कैन मैग्नेटाइज दिस काइंड ऑफ मटेरियल एंड दे कैरीज a very good magnetization effect। okay, so this xi is equal to C Curie temperature mu by T। got it? तो इसको हम कहते हैं क्यूरी लॉ। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ क्यूरी लॉ,
सो क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग्स में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Okay, so this one is Curie law, and afterward we are going to discuss that how the paramagnetic substance and ferromagnetic substance related to each other. So let's start with that point here under the Curie law only. आपने देखा डाया सब्सटेंस डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सेम काइंड प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है, ये सेम काइंड प्रॉपर्टी शो करते हैं. आप ये कह सकते हैं जो भी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक में है उसकी एनहांस्ड फॉर्म में प्रॉपर्टीज़ फेरोमैग्नेटिक में भी है. तो यहाँ पर जब हम एक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को क्यूरी लॉ से रिलेट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है. दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर. ठीक है, वो टेम्परेचर क्या है कि अगर हम उस टेम्परेचर को इस लाइन में शो करें, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर इस लाइन में आ रहा है, दिस टी सी, सी फॉर क्यूरी, क्यूरी टेम्परेचर को टी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. C for Curie, T for temperature. So this is the Curie temperature, and this one is the increasing order of temperature. It is not zero. This is a particular value. यहाँ पर हम zero ले रहे हैं. Suppose this one is zero. Okay. So ये जो Curie temperature है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी सब्सटेंस, क्योंकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सेम काइंड प्रॉपर्टी शो करते हैं, सो कोई भी सब्सटेंस को अगर हम टेम्परेचर राइज अप करते जाएंगे, अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर राइज अप करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता जाएगा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर राइज अप करने पे मैग्नेटाइजेशन कम होता है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ. I इज इक्वल टू C एंड B डिवाइडेड बाई T. तो टेम्परेचर के राइज होने पे क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है. सो मैग्नेटाइजेशन अगर कम हो रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, कि वो जो टेम्परेचर, वो जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम गेन कर रहा है, तो वो फेरोमैग्नेटिक तो नहीं होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा. ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, इस क्यूरी टेम्परेचर के नीचे सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वही सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. मीन्स व्हाट, कि एज वी राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक. ओके, यानी हायर टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक है, लोअर टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक है. और वो जो टेम्परेचर की आपकी यहाँ पर लाइन है, जो लिमिटिंग टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर. सो वी कैन डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर इन दिस सेंस, द टेम्परेचर बिलो विच अ सब्सटेंस इज a ferromagnetic substance and above which the substance become paramagnetic is called Curie temperature. Okay, so this is the definition of Curie temperature. This point is also very important कि Curie temperature के बाद, Curie temperature की लिमिट से substance अपनी क्वालिटी चेंज कर देता है. ठीक है, and that quality become paramagnetic if the temperature rises above the Curie temperature. So I hope this point is clear to you. And next we are going to discuss hysteresis. Okay, next topic, hysteresis. हिस्टेरिसिस का मीनिंग जनरली लोग निकालते हैं, मतलब माइंड में सबसे पहले आएगा बच्चों के कि हिस्टेरिसिस इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री. यानी किसी भी सब्सटेंस की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो पैरा, फेरो एंड डाया की हिस्ट्री के बारे में जो डिस्कशन है वो हिस्टेरिसिस है. नो, ओके, हिस्टेरिसिस इज़ नॉट द हिस्ट्री. हिस्टेरिसिस रिलेट द लैगिंग बिहाइंड.
लैगिंग और लीडिंग केस आपका AC में भी आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी आएगा। तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, और ये लैगिंग बिहाइंड है तो ये किसी ना किसी कर्व के बीच में, और वो कर्व होता है IH कर्व। दिस हिस्टेरेसिस ये एक कर्व प्रॉपर्टी में है। हिस्टेरेसिस IH के बीच के कर्व को कहते हैं, जिस कर्व के बेसिस पर हम किसी भी सब्सटेंस पैरा या फेरो, इन्हीं दोनों सब्सटेंस की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा होगा। ठीक है, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम उस सब्सटेंस को डायग्नोस कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एक गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अटेन कर सकता है या नहीं। डाया को अब आप एक साइड में रख दोगे, डाया इज़ नॉट कंसीडर्ड अंडर दिस IH कर्व। हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पैरा और फेरो को। ठीक है, तो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो कर्व यूज़ करना पड़ता है IH कर्व, उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। और इस कर्व के बेसिस पर बहुत सारे पॉइंट्स हमें फाइंड आउट होते हैं, यानी इसका आउटपुट क्या निकलता है इस कर्व का, उसको समझ लो। फर्स्ट वन, हम जाई पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड जाई ससेप्टिबिलिटी, और अगर हमें ससेप्टिबिलिटी पता चल गई तो वो मटेरियल कौन सा है वो भी हमें पता चल जाएगा। यानी एक तरीके से आपके सामने अगर कोई भी मटेरियल रखा है तो वो मटेरियल आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, ये सब आपको पता चल सकता है जब आपको जाई की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो वो जो जाई है वो, यानी आप एक तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो कैसे आइडेंटिफाई, क्योंकि वो टेबल में आपको मैंने बताया था कि जाई की वैल्यू वेरी ग्रेटर देन 1 है तो वो फेरो है, ग्रेटर देन 1 है तो वो पैरा है। और जाई जो होता है, आप परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी अभी मैंने बताई 1000 से भी ग्रेटर होती है, किसके लिए, आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए। ठीक है, तो वो जो वैल्यूज़ हैं, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो अभी आपको सिलेबस में नहीं पढ़नी बट आगे होंगी, तो वो वैल्यूज़ के बेसिस पर हम पता कर लेते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा है, पैरा है कि फेरो है। डाया को तो हम बात ही नहीं करेंगे बिकॉज डाया इज़ very feebly magnetized material. Even para is also feebly magnetized, but still we can compare para and ferro. Okay, so first of all we can find Xi, and second thing we can find the energy loss. इस ये जो ग्राफ बनता है IH ग्राफ, IH कर्व बनता है, इसका एरिया जब हम निकाल लेते हैं तो हमें एनर्जी लॉस पता चल जाता है। देखो, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है। अगर एक सोलेनाइड जो हम ले रहे हैं, दैट सोलेनाइड, इसके अंदर एक आयरन कोर अगर प्लेस किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि ये सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी आयरन कोर को मैग्नेटाइज्ड होने में यूज़ हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पोर्शन लॉस भी होगा। ठीक है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। वो जो लॉस पोर्शन है, वो लॉस पोर्शन हमें IH कर्व के एरिया से पता चलता है और उसको हम एनर्जी लॉस के फॉर्म में लेते हैं, यानी कि मैग्नेटाइजेशन का कुछ पोर्शन तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आयरन मैग्नेटाइज्ड होगा बट वो मैग्नेटाइजेशन में 100% नहीं होगा कि सोलेनाइड ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड का पूरा पोर्शन उस आयरन पीस को मैग्नेटाइज करने में यूज़ कर लिया है, बिकॉज नो मशीन इज़ 100% एफिशिएंट। अब मैग्नेट बनाने के लिए करते क्या है, एक मैग्नेट को नॉर्थ साउथ पोल की साइड में रख दिया जाए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख के उसको बीट किया जाए तो एक आयरन पीस एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, या कोबाल्ट पीस आयरन में कन्वर्ट हो सकता है। तो दूसरा केस ये है कि हम एक मैग्नेट के टच में लाएं, या तीसरा केस ये है कि हम उस आयरन पीस को या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम सोलेनाइड के अंदर या टोराइड के अंदर प्लेस कर दें तो उसमें मैग्नेटाइजेशन इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये हम इलेक्ट्रिक सोर्स के थ्रू भी गेन कर सकते हैं किसी भी मटेरियल में, पैरा या फेरो मटेरियल में, और उसके बाद हम बीटिंग के थ्रू, स्ट्राइक्स के थ्रू हम इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो हमें सब्सटेंस पता होने चाहिए कि वेदर इट इज़ एक्चुअली दैट सब्सटेंस इज़ मैग्नेटिक सब्सटेंस, इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड और नॉट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर पीस रखा हुआ है कि ये पैरा है या फेरो है, उसके बाद हम उसको मैग्नेटाइज करना शुरू करते हैं ताकि ये एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए। गॉट इट? सो दीज आर द बेसिक थियरी which we related. So that is the output, that is the importance of this IH curve. ठीक है,
मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी के कर्व में H को हम x एक्सिस पे लेते हैं और I को y एक्सिस पे। रिमेंबर दिस, I इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो ये पॉइंट्स जो I, H या जितने भी मैं रिलेशन बता रही हूँ, ये सारे के सारे रिलेशन मेरे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस हुए हैं। अगर ये इन टॉपिक में कहीं कन्फ्यूजन है, इन रिलेशंस, इन सिंबल्स में कहीं भी कन्फ्यूजन है, तो आपको मेरा वो वीडियो देखना होगा, लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने इन सारे टर्म्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। सो I इज़ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड H इज़ अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं। जैसे एक सोलेनाइड में, सोलेनाइड की जो फील्ड होगी उसके कोरस्पॉन्डेंस में हमें अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, और ये मैग्नेट के अंदर हमें मैग्नेटाइजेशन मिलेगा I। मैग्नेटाइजेशन के बेसिस पर ही हम बता पाएंगे कि ये आयरन है या जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज्ड हो पाएगा। ठीक है। सो दिस वन, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, एक एक्सिस ड्रॉ कर लिए, y एक्सिस एंड x एक्सिस। I इज़ ओवर द y एक्सिस, H इज़ ओवर द x एक्सिस। तो बेसिकली आपने जो रिलेशन पढ़ा है वो रिलेशन है I इज़ इक्वल टू ज़ाई H। ज़ाई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये लीनियर ग्राफ नहीं आएगा। ज़ाई टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होंगे। स्लाइट टेम्परेचर वेरिएशन में भी सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम यहाँ H को इंक्रीज़ कराते हैं, यानी हम अप्लाइड फील्ड को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक मैं ग्राफ फिगर फॉर्म में ये बताती जा रही हूँ। ये एक सब्सटेंस है, लेट इट बी फेनिको में से आप कोई भी ले लो। ठीक है, ये एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, अभी ये मैग्नेट नहीं है। रिमेंबर दिस, यही आपके माइंड में फीड करना है मुझे कि अभी ये सब्सटेंस है, अभी ये मैग्नेट नहीं है, इसमें मैग्नेटाइजेशन नहीं आया है, बट ये मैग्नेट बन सकते हैं, दे आर वेरी गुड मैग्नेट। सो सब्सटेंस है ये फेनिको, कोई भी मटेरियल आपने ले लिया, इसमें आपने फील्ड अप्लाई की, ये है अप्लाइड फील्ड H। ये सारे के सारे इसमें डोमेन होते हैं ना, डोमेन बनाएंगे, फेरोमैग्नेटिक है, डोमेन में सारे डोमेन इस साइड में सेट हो गए। इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी एक कोरस्पॉन्डिंग हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था इन माय लेक्चर नंबर 2, आपने डिफ्रेंशिएट किया था डाया, पैरा और फेरो को। ठीक है, जैसे जैसे फील्ड इंक्रीज़ होती जाएगी ये रैंडम ना हो करके एक रेगुलर एरे में अरेंज हो जाएंगे इन सच अ वे दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M that is along with the applied field direction and corresponding intensity of magnetization 2। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का भी वही डायरेक्शन होता है जो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि along with सेट होते जाएंगे। दैट मीन्स वी कैन से इट विद इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड there is an increase in intensity of मैग्नेटाइजेशन। फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, ये इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये कर्व आ रहा है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रही वैल्यूज़, यहाँ पर H इंक्रीज़ हो रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। वेरी गुड। ये जो सब्सटेंस है आयरन पीस या निकेल या कोबाल्ट, ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। सो ये आपका कर्व इस तरीके का आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो फील्ड है उसको धीरे धीरे डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे सेम डायरेक्शन में। ओके, ये मैक्सिमम फील्ड अटेन कर लिए इसने, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया है सब्सटेंस में, यानी अब इसके बाद सारे के सारे एटम्स जब एडजस्ट हो गए तो इसके बाद तो कोई वेरिएशन होना ही नहीं है। अब ये सारे के जब फील्ड को हम और इंक्रीज़ कराएंगे भी तो उस समय यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन पीस अपनी मैक्सिमम लिमिट तक मैग्नेटाइज्ड हो चुका है। क्लियर है ये? अब इसके बाद देखो क्या होना है, जब इंक्रीज़ करने पर, फील्ड के इंक्रीज़ करने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, फील्ड को डिक्रीज़ कराना चाहिए। इसी एरो को, इस एरो की लेंथ को हम मैग्नीट्यूड अगर एज्यूम करें तो एरो की लेंथ अब कम होती जा रही है, यानी फील्ड की वैल्यू को हम कम कराते जा रहे हैं। पहले मान लो 30 हमने दी थी फील्ड, ठीक है, 30 फील्ड के बाद हमने 20 कर दी, 10 कर दी, 5 कर दी, 0 कर दी।
इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है इम्पैक्ट, फील्ड को कम कराने पर यहाँ पर ये उसी पाथ में वापस नहीं जा रहा है, ये वापस किस तरीके से जा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है अलॉन्ग विद द फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर देखो, अगर इस पॉइंट पर देखो तो फील्ड के ज़ीरो करने पर, सेम डायरेक्शन में फील्ड के ज़ीरो वैल्यू पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, यहाँ पर वाई एक्सिस में हमें इतनी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, when h इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो गई है, हियर h इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस पॉइंट पर भी हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, रेजिडुअल का मीनिंग क्या होता है, बची हुई। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड के हटाने पर भी, एक बार जब मैग्नेटिक सब्सटेंस को, एक बार एक आयरन पीस को अगर हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे दी, तो फील्ड के हटाने पर भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ रह जाती है, यानी कि उसमें अट्रैक्शन, नॉर्थ या साउथ पोल की पोलैरिटी बनी रहती है कितने कुछ टाइम के लिए, वो बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी रहेगी, उस प्रॉपर्टी को, उस रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड को, उसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। सो I naught indicate retentivity. So what is retentivity? Retentivity is known as residual magnetization. So this is residual magnetization, means the remaining magnetic field after the removal of applied field. What is retentivity? The residual magnetic field magnetization inside the magnetic material after removal of applied field. So this is I naught. I naught is retentivity. Okay, तो आई होप कि दिस रिटेंटिविटी टर्म इज़ क्लियर टू यू, कि फील्ड के ज़ीरो होने पर भी अगर आपने एक बार आयरन, एक नॉर्मल आयरन पीस को मैग्नेटाइज कर दिया है, तो फील्ड हटाने के बाद भी उसमें मैग्नेटाइजेशन रहता है, और वो मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर कहलाती है रिटेंटिविटी। अब क्या करेंगे कि जब ज़ीरो होने पर भी यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन फिनिश नहीं हुआ, तो चेक करते, रिवर्स में हम फील्ड बढ़ाना शुरू करते। जो फील्ड अभी अप डायरेक्शन में थी, अब हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना शुरू करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे। दिस वन 5, 10, 5, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, रिवर्स डायरेक्शन में इसको इंक्रीज़ कराएंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन का मतलब h की वैल्यू माइनस में जा रही है इधर। अब यहाँ पर ये रिवर्स डायरेक्शन में जब इंक्रीज़ होती है, तो ये कर्व क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बची हुई थी वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब हम इस पॉइंट पर प्रेशर डाल रहे हैं। किस पर प्रेशर डाल रहे हैं, इस सब्सटेंस पर, मैग्नेटिक सब्सटेंस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इसमें जो भी मैग्नेटाइजेशन है वो ख़त्म हो जाए, पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। तो फिनिश करने के लिए हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डालना शुरू किया। ठीक है, समझ रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर रोकना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के वो उस डायरेक्शन से स्टॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही काम किया है कि फील्ड जिस भी डायरेक्शन में थी, यहाँ पर अपर डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में थी, तो डाउन डायरेक्शन में हमने धीरे धीरे फील्ड को इंक्रीज़ कराना शुरू किया। एकदम से नहीं कराते हैं, पहले 5, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ कराएंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ जब करा रहे हैं, तो h की वैल्यू माइनस, पहले प्लस थी अब माइनस हो गई बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। अब h यहाँ पर हो गया विथ सम माइनस वैल्यू, माइनस ऑफ h नॉट, वी कैन से इट एज h नॉट हियर। ठीक है, तो जो h नॉट है, माइनस h नॉट आया है, जहाँ पर i की वैल्यू अब ज़ीरो हो गई है, i इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट की मेंशन भी कर लो, O, A, B, C। तो C पॉइंट पर क्या हो रहा है कि अप्लाइड फील्ड की वैल्यू नेगेटिव में, यानी रिवर्स डायरेक्शन में हो गई है, जिसके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो गया है। तो ये भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है अप्लाइड फील्ड की, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू शो कर रही है कि अब हम इस आयरन पीस में जो भी हमने मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट डाला था, वो सारा का सारा रिमूव हो गया, क्योंकि I की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब ये सिंपल एक आयरन पीस में फिर से कन्वर्ट हो गया। सो दिस वैल्यू ऑफ h नॉट जो माइनस में है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोएर्सिविटी। सो व्हाट इज़ कोएर्सिविटी? अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे, द रिवर्स अप्लाइड फील्ड
intensity when I become 0, intensity of magnetization become 0. So that is called coercivity. So coercivity is the value of applied field intensity in the reverse direction. So that is the case. तो यहाँ पर तो ये 0 हो गई. अब हम रिवर्स डायरेक्शन में सपोज 20 एक वैल्यू थी रिवर्स डायरेक्शन में, जिसमें ये I की वैल्यू 0 हो गई. तो हमने और इंक्रीज़ कराना शुरू किया, मीन्स 30 लाए रिवर्स डायरेक्शन में. तो क्या होगा, जब हम 30 लाएंगे तो मैग्नेट, अब जो इसमें एटम्स हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में इनकी मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ होगा. यानी पहले ये जो अंदर के एटम्स थे जो ऊपर की साइड मैग्नेटिक डाइपोल ले रहे थे, अब वो फील्ड के इम्पैक्ट में आकर के फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड होता है आयरन पीस या कोई भी फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएंगे, ये रिवर्स होते जाएंगे. सेम इज़ द केस कि मूविंग रनिंग ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स रिवर्स से अप्लाई करो, तो अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद पहले तो वो उसकी स्पीड को स्टॉप करेगा, फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव भी कराएगा. सो दैट इज़ द केस कि यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में सेट होना शुरू हो जाएगी along with the direction of applied field. So that is increasing order of intensity of magnetization in the reverse direction. Now this is the case. अब यहाँ तक पहुँच करके ये लिमिट फिनिश हो गई, यानी अब इसके बाद हम चाहे जितनी भी फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ करा रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो एटम्स हैं, इंटरनल डोमेन्स हैं, ये सारे डोमेन्स फील्ड के डायरेक्शन में सेट हो चुके हैं. नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल अगेन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. फिर से हम इधर जब डाउन डायरेक्शन हो गया तो फिर से हम अप डायरेक्शन में फील्ड को इंक्रीज़ कराना शुरू कर देंगे. ठीक है, पहले इस फील्ड को क्या करेंगे, 0 तक लाएंगे. पहले हमने 30 तक ले आए थे, 30 से धीरे धीरे करके 0 तक लाएंगे. 30 से 0 यानी ये लिमिट, अब धीरे धीरे माइनस में हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ करा रहे हैं, तो h की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है. अब यहाँ पर फिर से एक I की वैल्यू मिली, ये I0 डैश है. ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो I की वैल्यू कुछ है जिसमें h की वैल्यू तो 0 हो गई, यानी रिवर्स डायरेक्शन में अब हमने फील्ड को कम करते करते 0 पर फिर से ले आए. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पहले डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू किया. 0 के बाद 5, 10, 20 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीज़ करना शुरू किया, ये इंक्रीज़ होगा और ऐसे ये फिर से अपनी प्रीवियस पोजीशन पे पहुँच जाएगा. सो इट इज़ जस्ट लाइक द लीव स्ट्रक्चर. यहाँ हर एक पॉइंट की वैल्यू, C के बाद ये D है, E पॉइंट, F एंड दिस वन इज़ A. सो इट इज़ अ क्लोज लूप. हिस्टेरिसिस, इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व, जो कि एक लीव स्ट्रक्चर आ रहा है. यहाँ पर भी सेम वैल्यूज़ में देख लो तो यहाँ पर I की वैल्यू I0 डैश है, मैंने I0 नहीं रखी, यहाँ पर I0 था, यहाँ पर I0 डैश है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, वैल्यू वेरी करती है जब रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है. सो I0 डैश, और फिर हम और पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ कराएंगे. ये h की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, यानी ऊपर के डायरेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर I की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0. और फिर हम उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड h की वैल्यू, अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ कराएंगे, तो फिर से इसमें मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा. तो आप ये सोचो कि फील्ड इंटेंसिटी के इंक्रीज़ कराने पर किस तरीके से अंदर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटाइजेशन में इम्पैक्ट पड़ रहा है. यानी अगर आप एक ये मैग्नेट पीस ले रहे हो, एक आयरन पीस ले रहे हो, इसको एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक टाइम पे फील्ड के इम्पैक्ट से इसने जब मैग्नेटाइजेशन गेन किया पीक पर, नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी बन गई, फिर ये फिनिश हो रही है धीरे धीरे, और फिर ये नॉर्थ पोलैरिटी साउथ बन रही है, साउथ पोलैरिटी नॉर्थ बन रही है इन द रिवर्स डायरेक्शन. दिस वन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया. सो दैट मीन्स व्हाट कि अब पोलैरिटी भी चेंज हो गई. तो मीन्स आप समझ रहे हो कि कितना इम्पैक्ट है अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नेटाइजेशन पर. ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे इसमें कर्व में देखो तो जैसे जैसे फील्ड इंक्रीज़ हो रही है, अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है. जब फील्ड डिक्रीज़ होना शुरू हुई तो मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ, फील्ड के 0 होने पर भी मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ. ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन इज़ लैगिंग बिहाइंड द फील्ड. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हिस्टेरिसिस कर्व, लैगिंग बिहाइंड कर्व. दिस मैग्नेटाइजेशन इज़ लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड फील्ड. जैसे जैसे फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आयरन पीस में मैग्नेटाइजेशन भी चेंज हो रहा है, नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जा रहा है, साउथ नॉर्थ में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंड देयर सो मच चेंज. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट
जो सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनको हमें मैग्नेटिक इफेक्ट में लाना चाहिए, एक मैग्नेट बनाना चाहिए, उसका मैग्नेटाइजेशन वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फील्ड. सो दैट इज़ कॉल्ड द हिस्टेरेसिस कर्व. इसमें जो दो मेन पॉइंट हैं दैट इज़ रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी. सो आई होप दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू एंड दिस इज़ कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व. एंड इफ वी विल टेक द एरिया ऑफ दिस कर्व, दिस वन एरिया, सो वी विल गेट द एनर्जी लॉस. इसमें कितना एनर्जी लॉस हुआ जो हमने इतना सारा फील्ड में चेंज किया, रिवर्स फील्ड, अप्लाइड फील्ड, सेम डायरेक्शन फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन फील्ड, उसके बेसिस पर यहाँ पर हिस्टेरेसिस यानी इसकी मैग्नेट की एनर्जी लॉस भी हो रहा है. मैग्नेट पीस में, इस आयरन पीस में जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है. वो एनर्जी लॉस हमें यहाँ इसके एरिया से मिलेगा, इस कर्व के एरिया से. सो दिस इज़ द यूजफुलनेस ऑफ दिस हिस्टेरेसिस कर्व. गॉट इट? So I hope this point is very clear to you. If you have any confusion, you can ask to me. Electromagnet means जो easily magnetized हो जाते हैं, easily demagnetized हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं electromagnet. Easily magnetized and easily demagnetized, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट होते हैं हार्ड टू मैग्नेटाइज, दैट आर हार्ड टू डीमैग्नेटाइज. वी कैन से इट एज अ परमानेंट मैग्नेट. स्टील जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट बन सकती है. स्टील आपको पता है आयरन का अलॉय ही है, ठीक है. और आयरन जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन मीन्स बीटेन आयरन हो गया. सॉफ्ट आयरन ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट का जनरली बहुत यूज़ होता है, आपको पता ही है. ये परमानेंट मैग्नेट तो जनरली लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ होगा, ठीक है. बट इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ जो होता है वो नॉर्मली एप्लीकेशंस में होता ही है. सो यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब इनका हिस्टेरेसिस कर्व देख लेते हैं. हम हिस्टेरेसिस कर्व के बेसिस पर ही बताते हैं. ये एक हिस्टेरेसिस कर्व है, ये है सॉफ्ट आयरन का, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है. अगर आप सॉफ्ट आयरन में देखोगे तो दिस पॉइंट यहाँ जो मैक्सिमम आई गेन किया हुआ है, दिस इज़ आई एंड दिस वन इज़ एच. मैक्सिमम आई जो गेन किया हुआ है दिस इज़ आई नॉट विच इज़ नोन एज रिटेंटिविटी. और यहाँ इसको हम कहते हैं एच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एच नॉट. दिस इज़ कोएर्सिविटी. तो इसकी कोएर्सिविटी बहुत कम है. कम होने का मतलब क्या है कि बहुत कम अप्लाइड फील्ड में ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है. और बहुत कम अप्लाइड फील्ड में ये डीमैग्नेटाइज्ड भी हो जाएगा. दोनों ही केस है. तो इसीलिए इसी को मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है ना, दैट व्हाट इज़ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट ईजिली मैग्नेटाइज, ईजिली डीमैग्नेटाइज. तो क्योंकि कोएर्सिविटी इसकी कम है, काफ़ी कम है, तो इसलिए ये मैग्नेटाइज जल्दी हो जाता है और जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है. और यही हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रिक बेल के केस में या टेलीफोन के केस में. उसमें हमें क्विकली डीमैग्नेटाइजेशन भी चाहिए, ठीक है. सो हियर दिस वन इज़ द केस ऑफ, दिस वन इज़ द IH कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन. अगर हम इसी को स्टील में बनाएं तो स्टील की कोएर्सिविटी हाई होती है. ये है स्टील का. अगर आप इसमें देखोगे तो स्टील की कोएर्सिविटी इतनी है. दिस वन इज़ फॉर स्टील, H स्टील. कोएर्सिविटी हाई है, इसका मतलब इसको मैग्नेटाइज्ड करना इतने ईजी नहीं है. इट इज़ हार्ड टू मैग्नेटाइज्ड. एंड इसकी रिटेंटिविटी स्लाइटली लेस है. दिस वन इज़ रिटेंटिविटी अमाउंट आई स्टील. इसकी रिटेंटिविटी थोड़ी सी कम है, यानी ये जो मैग्नेट बनता है वो उसमें मैग्नेटाइजेशन इफ़ेक्ट सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है. पर जो होता है रिटेंटिविटी होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, हाई रिटेंटिविटी, ठीक है. सो दिस स्टील कैरीज हाई रिटेंटिविटी and high coercivity. That is why ठीक है, high retentivity, high coercivity. That is why this steel is a permanent magnet while soft iron is an electromagnet, easily magnetized, easily demagnetized. तो ये डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में कि हम IH कर्व के बेसिस पर, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी के बेसिस पर बता सकते हैं कि ये मैग्नेट जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो कैसा मैग्नेट बनेगा, और उसी के अकॉर्डिंग्स में हम उस मैग्नेट का यूज़ करते हैं.
applications में. So this is all with the topic related to magnetization effect or magnetic property of the magnetic substance. Okay, so we will next discuss about earth magnetism, which is the one part of this unit, magnetism and matter, and that is very short part. You have to consider it in a very short manner because it is not that kind of useful. It is informative topic, but it is not that kind of useful as this particular topic. That is why I cover it prior to that earth magnetism topic. We will meet with the next topic, earth magnetism. So thank you for today.